हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि आपने पहले देखा था, दो क्लासेस हमने ली थी। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम्स के ऊपर हमने आपको डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किस किस टाइप के आपके पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, सब चीज़ हम पढ़ चुके थे। फिर उस पर बेस हमने क्वेश्चंस किए थे और कुछ डिविजिबल के हमने फॉर्मूलेस देखे थे कि कौन सी संख्या कब किससे डिविजिबल होती है। ठीक है, या फिर हम कहें तो इकाई का जो नंबर है, इकाई का अंक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा था। तो इकाई का अंक ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट है आपके इसमें ज़रूर मिलेंगे आपको। इकाई के अंक निकालने की जो प्रैक्टिस है वो आपको ज़रूर करनी है, मैं आपको यहाँ बताऊँगा अभी। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो बनते हैं आपके पास पर्टिकुलरली किसी भी नंबर का ऐड करना, जैसे 1 से लेकर और 100 तक की संख्याओं में ऐड करने वाली। मतलब 1 से 100 तक की तो हो गई, लेकिन बीच में से दे सकता है आपको, क्योंकि 1 से 100 तक की हमें निकालनी है। तब तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है n × n+1/2, n-1/2। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसने बीच में से दे दिया 40 से 80 तक की संख्याओं को ज्ञात करो, उनका योग ज्ञात करो, तब कैसे करोगे? ठीक है, तो उसी लिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो कहता है कि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर जो भागफल है और जो शेषफल है उसका योग आता है 16। ठीक है, तथा उनके वर्गों का योगफल क्या है? 178 है। तो संख्या क्या होगी? ठीक है, हमें ये आपको बताना है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल पढ़ने पर हमें पता चलता है कि एक तो हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, भाग देने पर उसको संख्या चाहिए हमारे को, फिर भागफल चाहिए और शेषफल चाहिए। ठीक है, तीन संख्याओं को हमने मानना पड़ेगा, यानी कि तीन यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, संख्या क्या है, x मान लेते हैं हम, जो संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं किसका, 12 का। ठीक है, उसके बाद भागफल, भागफल यानी जिसका हमने जितनी बार भाग गया है वो। ठीक है, और शेषफल जो बच गया वो हो गया z। तो x y z तीन नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, फिर वो कहता है आगे सवाल में कि उनके वर्गों का योगफल 178 है। ठीक है, उनके वर्गों का योगफल कितना है? 178। तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर वर्गों की संख्या, वर्गों का योगफल 178 है। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भागफल और शेषफल का योग से। ठीक है, तो भागफल शेषफल का योग y + z बराबर कितना हो गया? 16। यहाँ पे क्या दे रखा है? 16 दे रखा है। क्लियर? तो अब कह रहे हैं उनके वर्गों को करने पर 178 आता है, तो वर्ग कर देते हैं। इसी के अंदर हमारे पास वर्ग कर देते हैं। तो हमने वर्ग किया किसका? y का और z का। तो y² + z² + 2yz = 256। भाई स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ करेंगे। y + z का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? y² + z² + 2yz। किससे आएगा? x + y के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, या फिर a + b कह सकते हो आप, a² + b² + 2ab वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, उससे हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको मिलेगा। अब y² + z² जो है, ठीक है, ये हमको दे रखा है 178। ठीक है, तो y² + z² दे रखा है हमको 178। तो हमने y² + z² की जगह पर क्या रख दिया? 178 पुट कर दिया। हमने y² + z² की जगह पर 178 पुट कर दिया, प्लस 2yz को हमने ऐसे कैसे रहने दिया। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो गया? 256। अब 2yz को यहाँ रख लेते हैं और 178 को वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो 256 - 178 कितना बच गया? 78। ठीक है, ये किसके बराबर है? 2yz के बराबर है। क्या 2yz बराबर किसके है? 78 के। तो यहाँ पे yz की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का डिवाइड कर दूंगा मैं,
तो वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा 39। ठीक है, यहाँ देखिए आप वाई जेड की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या हो जाती है 39। ठीक है, तो वाई बराबर कितना है 13 और जेड बराबर कितना है 3। ये कैसे आया, ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ा लॉजिक है, आपको एग्जाम में वाई जेड बराबर 39 आ जाएगा, लेकिन अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि वाई की वैल्यू ही 13 है, यानी कि 13 है, और वाई जेड यानी कि जेड की वैल्यू कितनी है 3 है। ये पता लगाना सबसे बड़ी बात है। और इसका लॉजिक हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। क्या लॉजिक है, लॉजिक ये कहता है कि जब भी आप किसी संख्या के अंदर भाग देते हो किसी का, तो जो भागफल है ना वो शेषफल से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो छोटा हो गया तो इसका मतलब वो संख्या में भाग कैसे दे सकते हो। जैसे मान लो मैं बताता हूँ मैं आपको कि आपने 5 के अंदर डिवाइड किया किसका, 2 का डिवाइड किया। ठीक है, अब 2 2 जा 4। ठीक है, क्या बच गया 1। 2 2 जा 4, बच कितना आ गया 1। अब जब 1 है यहाँ पे जो शेषफल है आपका वो जेड है, तो 1 जो है वो हमेशा आपके भाग दिए वाली संख्या से कैसा होगा, ये 2 है, ये भाग संख्या है, ठीक है, उससे कैसा होगा, हमेशा छोटा होगा। अगर 2 से बड़ा हुआ, इस वाले 2 से ये संख्या अगर बड़ी हुई तो हम दोबारा भाग दे सकते हैं ना। मान लो यहाँ पे 3 आता, तो 3 आता तो हम दोबारा भाग दे सकते थे, हम तो भाग आगे दे देते। ठीक है, लेकिन संख्या जो है वो हमेशा क्या आएगी, जो जो शेषफल है, तो शेषफल बचेगा वो हमेशा इस संख्या से, यानी कि जो संख्या भागफल वाली है उससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, संख्या क्या है वहाँ पर, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। देखो ध्यान से, x बराबर कितना है यहाँ पे 5 है, y बराबर कितना है यहाँ पे 2 है, और z बराबर कितना है 1 है। अगर मैं 5 के अंदर डिवाइड करता हूँ 2 को, ठीक है, तो आपके पास x y z की वैल्यू क्या होगी, तो x तो वो संख्या है जिस संख्या के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, और y क्या है जिसका आप भाग दे रहे हो, ठीक है, भागफल, और z बराबर 1 यानी शेषफल। ठीक है, तो इसलिए संख्या जो है z जो शेषफल है वो y से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे हमने यहाँ देखा था कि y बराबर क्या था, आया था 2 और z बराबर कितना आया था 1। ठीक है, तो y जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, z से, इसलिए y की वैल्यू क्या ली जाएगी 13 और z की वैल्यू क्या ली जाएगी 3। ठीक है, आप यहाँ पे y बराबर 3 और z बराबर 13 नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे y बराबर शेषफल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है, आप उसमें और डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब वो शेषफल है ही नहीं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्या हुआ, संख्या क्या थी, x बराबर 12y प्लस जेड। ये क्यों था, देखो यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा था कि संख्या को 12 से भाग देने पर, ठीक है, अब संख्या कैसे आएगी, संख्या ऐसे तो आएगी 12 का भाग देने का मतलब क्या है, 12 का मल्टीपल होगा वो। ठीक है, 12y प्लस जेड। ठीक है, तो 12 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13, तो 12 इंटू 13 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा 156, तो 156 प्लस 3 कितना हो जाएंगे 159। ठीक है, ये हो जाएगा 156 प्लस 3 159। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज़ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पर 12y क्यों आया। अगर यहाँ 12 से भाग दे रहे हो तो 12 का मल्टीपल ही तो होगा y। अगर आप 1 से भाग दे रहे हो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 से भाग दे रहे हो 2 आ जाएगा। तो संख्या जो है x वो किसके बराबर होगी, आप देखो दोबारा देख लो इससे। मान लो मैं आपसे कहा कि मैं 5 में डिवाइड कर रहा हूँ 2 का, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, x बराबर, मुझे मान लो 5 की वैल्यू नहीं पता, तो x बराबर 2y प्लस जेड। ठीक है, मैं 5 में 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि x वैल्यू 5 है, तो 5 तो यहाँ आएगा ही आएगा, लेकिन जो डिवाइड किसका कर रहे हो आप 2 का कर रहे हो ना, तो 2 इंटू वाई प्लस जेड। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12y प्लस जेड, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 159। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख ही जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 2√3 क्या है। 2√3 धन पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है
या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए आप, धन पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, धन पूर्णांक यानी कि रियल नंबर वाले, क्योंकि इंटीजर के अंदर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो रियल के अंदर क्या हो जाएगा, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव। परिमित संख्या कौन सी होती हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू कहाँ से आते हैं, इंटीजर में से आते हैं। इंटीजर का मतलब आई मान सकते हो आप, जेड मान सकते हो, ठीक है। और अपरिमित संख्या जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। वे संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो आप देखिए 2√3, 2√3 को अगर मैं चाहूँ तो आप कहीं से जो 2√3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ बाय 1 करके, तो ये पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म में हो गया। लो सर जी, ये तो हो गया परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि आपको मैंने अभी तो बताया कि यहाँ पर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि आई, यानी कि पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। समझ आया? जो यहाँ पर देखो आप, पी जो है वो क्या पूर्णांक है, इंटीजर है? नहीं है ना, क्योंकि √3 जो है, √3 इज़ नॉट अ इंटीजर, नॉट इज अ इंटीजर, √3 इंटीजर नहीं है। तो 2 × √3 ये भी क्या है, इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि अगर इंटीजर से किसी नॉर्मल संख्याओं को मल्टीप्लाई करता हूँ, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर को, तो क्या कहता है, इंटीजर नहीं आता भाई। 2√3 इंटीजर है ही नहीं, ये बात तो आप जानते ही हैं। क्योंकि इंटीजर के अंदर संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती हैं, लेकिन प्रॉपर आती हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे, और माइनस के अंदर भी -1 -2 -3 -4 इस तरह से, ठीक है। वहाँ पे रूट्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे रूट का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी अवधि संख्या है या परिमित संख्या है। अब हम पता चल गया कि जब √3 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने पर भी 2√3 जो है वो क्या हो रहेगी, मतलब अपॉन में 1 आ रहा है, तो जब 2√3 इंटीजर नहीं है तो बटे में कुछ भी डालो तो इंटीजर तो बनेगा ही नहीं, इसलिए क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब आगे पूछता है सवाल कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या देखो, भाग देख लो, किसी का भाग जाता है क्या, 33 में भाग जाता है, किसका भाग जाता है 33 में, 3 का जाता है, 11 का जाता है, 81 में 9 का जाता है, 3 का जाता है, 93 में भी 3 का जाता है डिवाइड, 97 में किसका डिवाइड जाता है, किसी का डिवाइड नहीं जाता, 90 केवल 97 का ही जाता है, ठीक है। 97 के अंदर ओनली 97 का ही डिवाइड जाता है और किसी संख्या का डिवाइड नहीं जाता, इसलिए 97 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी, अभाज्य भाजक, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये संख्याएं जो होती हैं अभाज्य वाली को कौन सी होती हैं। स्टार्टिंग किससे होती है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है, ऐसा होती है क्या भाई। यहाँ पे आपको अभाज्य संख्याओं के अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है आएगी उसमें, ये नहीं पूछी, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे आपको पता है कि 2 3 5, जैसे हमने इसका निकाला, फैक्टर निकाल लिए इससे, है ना, हमने इसके क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए। 2 है, 2 का डिवाइड किया 960 में 480 आया, फिर 240 आया, फिर डिवाइड देते गए और फिर 3 का डिवाइड जाएगा, 5 डिवाइड जाएगा, ये ऐसा हम निकालते हैं। ये चीज़ आपको पता है, ये फैक्टर निकालने का ये सबसे पुराना तरीका है, और नहीं तो आप फिर मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पर आया वैल्यू 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, 6 बार आया, 6 टाइम आया, और मल्टीप्लाई 3 × 5। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं जो अभाज्य, वो कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है। भाई संख्याएं तो यहाँ पे सारी अभाज्य ही आएंगी, भारी संख्या होगा तो डिवाइड जाता ही नहीं है। अब 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है तो उसमें 4 का डिवाइड करके थोड़ा देखेंगे, ठीक है। इसमें डिवाइड 2 का जा रहा है, इसमें 4 का डिवाइड करके थोड़ा देखना है, 4 का डिवाइड थोड़ा करके देखेंगे अपन, ठीक है। अब 4 तो फिर अभाज्य संख्या बनेगी नहीं, लेकिन अभाज्य संख्या इसमें आएगी भी नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टर है ये,
इस संख्या में लिखी है इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। इसलिए दिमाग तो ये ऐसा लगाइए मत कि इसके अंदर प्राइम नंबर्स के अलावा कोई नंबर आएगा, ठीक है। जिसे हम इसे प्राइम फैक्टर ही कहते हैं, अभाज्य गुणनफल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या कौन सी हो गई, 2, एक हो गई 3 और एक हो गई 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो संख्या टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई ना संख्या है, तो आंसर कितना आ गया, 3। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 41 से 80 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। और देखिए सम संख्याओं का योग, मैंने बताया ना कि आपको जो तरीका बताया था मैंने सवाल सॉल्व करने का, उसमें ये था कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग याद करो, 1 से लेकर n तक की वर्गों की संख्याओं के वर्गों का योग याद करो, उनके क्यूब्स का लगा लो, उसमें फिर विषम संख्याओं का योग अलग हो गया, सम संख्याओं का योग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो संख्या जिन्होंने दे रखी है वो 1 से नहीं है, वो है 41 से, यानी कि बीच में से दे रखा है उन्होंने, ठीक है। 41 से 80 दे रखा है, लेकिन अगर आपको 41 से 100 मिल जाए या 41 से 2000 मिल जाए, जो भी मिल जाए, ठीक है, उसमें तरीका आप ये लगाएंगे, क्योंकि संख्याओं का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो फॉर्मूला सिर्फ 1 से स्टार्ट होने वाले नंबरों के लिए या फिर श्रेणी के लिए या फिर जो अनुक्रम हम पढ़ते हैं सीक्वेंस के लिए, उनके लिए ही लागू होता है। इन लोगों के लिए, इन तरह की संख्याओं के लिए लागू नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिए उस बात का कि आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 41 से 80 तक की जो सम संख्याओं का योग निकालना है हमको, तो पहले हम निकाल लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं इनके बीच में। तो हमने देखा यहाँ पे 42, 44, 46 ये बनेगा, फिर 48, फिर 50, 52 ऐसे करके करते 80 तक संख्याएं जाएंगी। 80 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, यानी कि 10th क्लास तक की क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो अनुक्रम है, सीक्वेंस है, उनका योग निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। अब याद होना चाहिए। देखो अब आप बड़े हो चुके हैं, ये नहीं कि आपको सर जी ये तो हमें भूल गए, हम क्या करें, भूल गए तो याद करो, याद तो करना ही पड़ेगा ना, बिना याद किए तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो 42 जो है वो पहला नंबर है, a बराबर कितना है 42, ठीक है। d डिस्टेंस जो है इनके बीच का वो कितना है 42 प्लस और 44 में कितना है 2 का, ठीक है। और n किससे हो रहा है 80 से, तो an कितना हो गया 80, n पद जिसे हम कहते हैं। और n कितना है यहाँ पर 42 से लेकर 80 तक की संख्याएं हैं टोटल कितनी, वैसे काउंट करो, जैसे 42, फिर 44, फिर 46, फिर 48, 50 ऐसे करते करते काउंट करोगे तो कितनी संख्या आएंगी 80 तक, 20 संख्या आएंगी। तो n का वैल्यू कितनी हो गई 20, ठीक है। मेन काम ध्यान रखना यहाँ पे d की वैल्यू, यानी कि d का मतलब है डिस्टेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है सबका बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 42 के बाद 46 आ रहा है, फिर 46 के बाद 48 आ गया, फिर गैप बढ़ गया, कभी गैप कम हो रहा है। तो ये गैप जो है दोनों दो संख्याओं के बीच का वो हमेशा सेम ही होना चाहिए। सेम नहीं हुआ तो दिक्कत है, तब आपके पास फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। आगे वाले सवाल में आपको बताएंगे हम। तो यहाँ पर S20 यानी कि योग निकालना है हमारे को। तो योग निकालने के लिए देखिए आप n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर n की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू कितनी है 20/2 और 2a एक वैल्यू कितनी है 42, तो 2 इंटू 42 प्लस n-1 तो 20-1, ठीक है, समझ में आ गया। इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, रख दिए सारे मान। अब देखिए यहाँ पे 20 में 2 का डिवाइड किया कितना आया 10 आया, 2 इंटू 42 84, 20-1 19 और 2 का क्या हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बोर्ड मास का रूल है, यानी पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले ऐड होगा या पहले सब्ट्रैक्ट होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आगे बंदा गलती कर देता है, क्योंकि जो आंसर देने वाला है ना वो आपको इस तरह के आंसर भी देगा जिसमें आप गलती कर रहे हैं, और वो आंसर आपको फिर जो गलत आपने निकाला है ना वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में आंसर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपने गलती करी हुई है ना, एक ही सही आंसर होता है। तो इसलिए गलती करने के बाद जब हमको आंसर दिख जाता है कि ये आंसर तो हमारा आ गया, तो उस पर फटाफट टिक करा देते हैं, ये नहीं देखते कि हमने आंसर गलत निकाला है, ठीक है। ये चालाकी है हमारे एग्जामिनर की। तो इसीलिए ध्यान से आप सॉल्व करें वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा नहीं, जब घर आके देखोगे या मैच करोगे आंसर की से तो आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर
पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है भाई। 2 इंटू 42 84 और 20 माइनस 1 यानी कि 90 इंटू 2 38। तो 84 प्लस 38 पहले अंदर वाले का ऐड होगा, उसके बाद बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 84 और 38 कितने होते हैं? 122 होते हैं। 122 में 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1220 यानी कि 1220। ठीक है, समझ में आ गया चीज़ें? आगे चलते हैं। ठीक है, सवाल को अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि 40 और 70 यानी कि 40 और 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब 4 ऑप्शन आपके पास सामने दे ही रखे हैं। ठीक है, 369, 374, 371, 305। अब 4 में कोई ऑप्शन सही होगा। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बताया है 2 तरीके से करने के कि कई बार क्या है, बच्चा गलती कर देता है। क्या गलती करता है? जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को योगफल निकालना है। अब 40 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं? कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो कम ही होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर और 100 तक के, आपका सवाल आ जाएगा 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 25। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको लिखा दूँगा कि 1 से लेकर और 100, 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं 25। ठीक है, कितना होता है? 25। तो इस तरह से संख्या तो कम ही होती हैं, लेकिन आपको अब जैसे 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? 15 होती हैं। 1 से लेकर और 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? तो प्राइम नंबर्स के टोटल नंबर होते हैं 15। यानी कि 51 से लेकर और 100 तक की में कितनी बच गई? 10 ही तो बच गई भाई। 1 से 1 से 100 कितनी है? 25। और 1 से 50 कितनी है? 15। तो 51 से और हमारे पास 100 तक कितने हो गए प्राइम नंबर्स? ओनली 10। ठीक है, समझ में आ गया ना? 25 माइनस 15 तो 10 आएगा। तो इसलिए संख्याओं को ध्यान से पहचानना है। तो अब देखिए, आप हमने पूछ रहा है 40 से लेकर 70 के बीच की प्राइम नंबर्स का योगफल। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई? 40 के बाद 41 आता है, वो प्राइम नंबर है। 43, 47 प्राइम नंबर है। 47 के बाद 48, 49, 50 प्राइम नंबर नहीं है। 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 है। ठीक है, ऐसे 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 57 है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, 19 थी या 57 होता है। 58 नहीं है, 59 है प्राइम नंबर, 60 नहीं। तो ऐसे हमको काउंट कर पता चलते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा थोड़ा दिमाग सा हल्का सा देखने में गड़बड़ी करते हैं, स्टार्टिंग में ये देखे कि 41 से लेकर 43 का डिस्टेंस 2 का है, हम जल्दबाजी में करते हैं, तो d बराबर 2 मान लिया, a बराबर 41 पहला वाला नंबर हो गया, और n की वैल्यू हो गई 7, क्योंकि यहाँ 41, 43, 47 प्लस 53 प्लस 57 सॉरी 59 प्लस 63 45 56 67 67। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक नंबर और होगा इसमें। ठीक है, वो होगा 61। ठीक है, तो कितने और टोटल नंबर हो गए हमारे पास? प्राइम नंबर के 7 हो गए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 7। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं SN वाला, तो वो नहीं लगेगा। हमने यहाँ तो लगा तो दिया, मान हमने लगा कर दिखाया आपको। ठीक है, n की वैल्यू रख दी आपने, लेकिन d की वैल्यू देखो, d की वैल्यू सेम है क्या? d की वैल्यू तो यहाँ सेम है ही नहीं। 41 के बाद क्या आ रहा है? 43 आ रहा है। 43 के बाद क्या आ रहा है? 47। 47 के बाद क्या आ रहा है? 53। ठीक है, 5 में डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, 41 के बाद क्या आ रहा है? 43, 2 का डिफरेंस, फिर 47 4 का डिफरेंस, फिर 53 5 का डिस्टेंस, सॉरी 6 का डिस्टेंस, फिर 59 6 का डिस्टेंस, फिर 2 का डिस्टेंस 61, फिर 6 का डिस्टेंस 67 में। तो डिस्टेंस सेम नहीं है ना, डी की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, लगा देखा हमने, लेकिन आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, या सबको ऐड कर दो और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 371। ठीक है, यहाँ पर तरीका सिंपल यही है। अगर आप पास सीरीज नहीं बन रही है तो आप सभी नंबरों को देखो और काउंट करके लिख दो। ज़्यादा नंबर होते नहीं है प्राइम नंबर्स। ठीक है, 100 से ऊपर तो कम ही होते हैं। तो 371 जो है टोटल आ जाएगा आपका, और आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर्स का वैल्यू हो जाएगी 371।
ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, जहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत तो 2+2 के 4 करने में भी होती है, ठीक है। मतलब अगर इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा तो चीज़ें भूलने लगता है, और भूलने लगता है तो फिर भूलना में तो हम 2 का पहाड़ा ही भूल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब आपने देखा ना बचपन से अब तक हमें 2 का पहाड़ा क्यों याद रहता है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं सर जी आप मजाक कर रहे हो, 2 का पहाड़ा कोई भूलने का होता है क्या? बिल्कुल नहीं भूलने का होता। ऐसा नहीं कह रहा कि आप भूल जाओगे, लेकिन हमें 2 का पहाड़ा याद क्यों रहता है इतना, 2 का 3 का, ये पहाड़े जो हैं ये बचपन से अब तक बिल्कुल याद है, हमने दोबारा कभी पढ़े भी नहीं। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि हमें बचपन में आप सोचिए कितनी बार याद करवाया गया इसको, रट रट के बिल्कुल एकदम। हर एक लेक्चर, मतलब कि आप स्कूल जाते थे तो हर एक पीरियड में या हर एक दिन मैडम आपसे बार बार पूछती थी 2 का पढ़ा सुनाओ, 3 का सुनाओ, 4 का सुनाओ। तो 9-10 तक पहाड़े जो हैं, टेबल्स जो हैं हमारे पास टेबल्स, ठीक है, 2 का जो टेबल्स हैं वो अ, आपको पूरी तरह एकदम दिमाग में उतर गया। आपको से अभी पूछा जाए आपको याद है कि आपको 8 का टेबल, 9 का टेबल, 10 का टेबल, ये सब चीज़ें जो हैं टेबल्स आपको याद होंगे, क्योंकि बचपन में आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। तो वही चीज़ें अभी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो नई चीज़ें वो बार बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगी। कौन है ऐसा जो उसको भूल सकता है? बिल्कुल नहीं है। हम इतने भी माइंड ख़राब थोड़ा ना हमारा कि हमको पढ़ी चीज़ें भूलने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप आराम से पढ़िए, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कह सकते हैं, हम आपके लिए तत्पर हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।